आपने हर्षद मेहता, राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट जैसे ट्रेडर्स के नाम जरूर सुने होंगे जो अपनी सूझबूझ और रिस्क टेकिंग के लिए मशहूर हैं। लेकिन ये कहानी एक ऐसी ट्रेडर की है जो उन सब से अलग था। ना कोई बड़ी ऑफिस थी, ना रिसोर्सेज की भरमार, सिर्फ एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक छोटा सा कमरा और एक विज़न जो दुनिया बदल सकता था। ये कहानी है एक ऐसी ट्रेडर की जिसने अपने पेरेंट्स के बेडरूम से सफ़र शुरू किया और दुनिया के सबसे पावरफुल फाइनेंशियल मार्केट्स को चैलेंज कर दिया। In a very big way. What began as a national problem in Greece has quickly metastasized. Down 400 very quickly and then down 800, nearly 1,000. ये कहानी है नविंदर सिंह सराव की, जिसे दुनिया नैव के नाम से जानती है। 1970s में इंडिया की पॉवर्टी से बचने के लिए नैव के पेरेंट्स लंदन शिफ्ट हो गए। वेस्टर्न कंट्री में बसना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की। 1982 में नैव के पेरेंट्स ने लंदन के हॉन्सलो में एक घर खरीदा। घर एयरपोर्ट के पास था, इसलिए घर के दाम कम थे। नैव के पेरेंट्स ने काफ़ी जॉब्स की ताकि अपना घर चला सके और नैव को अच्छे कॉलेज भेज सके। उनका सोचना था कि अगर नैव अच्छी पढ़ाई करेगा तो उसका फ्यूचर भी अच्छा होगा। 2001 में नैव कॉलेज गया, जहां उसने कंप्यूटर साइंस और मैथ पढ़ने का फ़ैसला किया। हॉस्टल का रेंट थोड़ा कम करने के लिए उसने अपने 2 रूममेट्स के साथ घर शेयर किया। एक रूममेट हमेशा एक्स्ट्रा पैसे रखता था। नैव ने सोचा ये पैसे कहाँ से आते हैं। उसने पूछा और रूममेट ने बताया कि वो अपना स्टूडेंट लोन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग करता है। नैव को समझ आया कि इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर नैव ने इंटरनेट पर ट्रेडिंग सीखना शुरू किया। नैव का नेचर बहुत फोकस्ड था। हाई स्कूल में वो फीफा गेम का शौकीन था और घंटों खेलता था। वो टॉप 200 प्लेयर में अपना नाम बना चुका था। वो उन प्लेयर्स को समझकर उनकी स्ट्रेटजीज़ को काउंटर करने की कोशिश करता था। जब नैव ने ट्रेडिंग शुरू की तो उसने अपना अकाउंट खोला और छोटी ट्रेड्स की, पर शुरुआत में उसने काफ़ी पैसे लॉस भी किए। लेकिन ये सब उसने सीखने के लिए किया था। ये सब तब तक था जब तक नैव ने अपनी लाइफ बदलने वाला एक बड़ा फैसला नहीं लिया। अब भी अपने पेरेंट्स के बेडरूम में रहते हुए नैव ओड जॉब्स कर रहा था। पहले टेलीसेल्स में काम किया, फिर बैंक ऑफ अमेरिका में एक एडमिन जॉब की। ज़्यादातर अपने पेरेंट्स की मदद करने के लिए वो उनकी ग्रोसरी शॉप में बिल्स बनाने में हेल्प करता था। एक शाम नैव ने अपने लोकल न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा। फ्यूचर ट्रेडर्स चाहिए जो प्रेशर में अच्छे काम कर सके। अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल्स देखकर और उन्हें ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देने का सोचकर नैव ने जॉब के लिए अप्लाई किया। उसका गोल था वॉरेन बफेट से ज़्यादा पैसे डे ट्रेडिंग में कमाना। नैव ने ट्रेडिंग फर्म IDT में अप्लाई किया। IDT एक नॉर्मल फर्म थी जहां स्टॉक्स पर गैम्बलिंग होती थी, जैसे हॉर्स रेसेस में होता है। एंट्री के लिए नैव को एक टफ टेस्ट देना पड़ता था। सबसे पहले एक क्विक मेंटल टेस्ट था, फिर एक पैटर्न रिकॉग्निशन टेस्ट और लास्ट में जो बच गए उनसे फाइनल इंटरव्यू लिया गया। मई 2003 में नैव और कुछ कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। उनकी उम्र अर्ली 20s की थी। ट्रेनिंग में उन्होंने मार्केट के बारे में सीखा और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझा। फाइनली 8 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद नैव और उसके फ्रेंड्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए रेडी हो गए। नैव अपने डेस्क पर लगातार 8 घंटे अकेले काम करता था। वो अपने कोवर्कर्स से बात नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि ट्रेडिंग करते वक्त अपना दिमाग क्लियर रखना ज़रूरी है। नैव का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी था स्कैल्पिंग, जिसमें वो हर दिन बार बार छोटी ट्रेड्स करता था। वो स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करता था और इसे अपने ट्रेड्स को ब्रीथ देना कहता था। ये रिस्की था, लेकिन इससे कुछ लॉसेस रिकवर हो जाते थे। नैव ट्रेडिशनल चार्ट ट्रेडिंग पर बिलीव नहीं करता था। उसका फोकस ट्रेडिंग में पैटर्न्स को समझने पर था। 2005 में IDT ने अपना नाम फ्यूटेक्स रखा और वर्किंग शिफ्ट हो गई। फर्म का फाउंडर पाओलो रूसी था, जो 80s में फ्यूचर ट्रेडिंग में काफ़ी पैसे कमा चुका था। लेकिन नैव को उसका एक्सपीरियंस यूजलेस लगता था। नैव का सपना था दुनिया का सबसे बड़ा डे ट्रेडर बनना। नैव अपने बॉसेस से भी नहीं डरता था। जब भी वो हाई रिटर्न्स करता, वो सीधा उनसे ज़्यादा कैपिटल और रिस्क लिमिट्स के लिए डिमांड करता। नैव का बिलीफ था कि उसका स्किल ही उसके प्रोग्रेस का प्रूफ है। नैव फोरम्स अपने व्यूज़ शेयर करता था और ट्रेडिंग थ्योरीज पे अपना ओपिनियन रखता था। वो एलियट वेव्स और विलियम जैन के थ्योरीज को बिलीव नहीं करता था। उसके लिए दुनिया एक मैट्रिक्स थी। 4 साल तक S&P 500 पे स्कैल्पिंग टेक्निक को परफेक्ट करते हुए नैव ने अपने अकाउंट को 2.5 करोड़ से ज़्यादा तक बढ़ा लिया। लेकिन फिर कुछ अजीब मोमेंट्स ने उसका ध्यान खींच लिया। जनवरी 2008 में नैव ने डेक्स मार्केट में कुछ अजीब मोमेंट्स देखे, क्योंकि उसके काफ़ी फ्रेंड्स उस दिन लॉसिंग स्ट्रीक पे थे। लेकिन सिर्फ उस दिन नहीं, आने वाले महीने भी ऐसे ही रहे।
एक दिन न्यूज़ आई कि एक फ्रेंच ट्रेडर जेरोमे कैरिवेल ने इलीगल ट्रेडिंग करके $7.2 बिलियन का लॉस किया। जब ये न्यूज़ आई डेक्स मार्केट गिर गया और नैव का अकाउंट नए लेवल पर पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे नैव आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मार्केट बदल रहे थे। 2007 में मार्केट्स में चेंजेस आने लगे। नैव को लगने लगा कि वो अपने ओपोनेंट्स को समझ नहीं पा रहा है। स्पूफ ऑर्डर्स और फास्टल फील्ड्स के साथ उसके ओपोनेंट्स इतने स्किल्ड लग रहे थे कि नैव को लगा वो लैडर के थ्रू सब देख सकते हैं, और रियलिटी में उसके ओपोनेंट्स इंसान थे ही नहीं। जब फ्यूटक्स नए लोग हायर कर रहा था, दूसरी बड़ी फर्म जैसे गैटको और जंप ट्रेडिंग मशीन्स एल्गोरिदम को हायर कर रही थी। ये मशीन्स, जिन्हें क्वांट्स कहते हैं, ट्रेड्स लाइटिंग स्पीड से करते हैं। 2008 तक हर 5 ट्रेड्स में से एक क्वांट मशीन्स का होता था। एक्सचेंजेस इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट देने लगे क्योंकि ये हज़ारों ट्रेड्स करते थे और उन पर कमीशन भी मिलता था। एक्सचेंजेस जो ट्रेडर्स को मॉनिटर करते हैं, उन्हीं के बोर्ड मेंबर्स का क्वांट फर्म्स में शेयर होता था। जैसे CME ग्रुप के फाउंडर विलियम शेपर्ड का जंप ट्रेडिंग में हिस्सा था। इन मशीन्स के स्पीड और चीपर कॉस्ट के सामने ह्यूमन ट्रेडर्स की कोई वैल्यू नहीं थी। गलती अगर होती तो एल्गोस की वजह से होती, लेकिन लॉस ह्यूमन ट्रेडर्स को होता। इस वजह से काफ़ी ट्रेडर्स मार्केट से बाहर भी हो गए। नैव को इन क्वांट से नफरत थी। उसका मानना था कि ये सिर्फ रोबोट्स नहीं, रिच लोग हैं जो अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं। उसके लिए ट्रेडिंग अब स्किल का गेम नहीं रहा। नैव को फ्रस्ट्रेशन होने लगी क्योंकि वो बिलियनर्स के खिलाफ कम्पीट नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में उसे पता चला कि कुछ ट्रेड्स जिनके लिए वो मशीन्स को ब्लेम कर रहा है, वो असल में ह्यूमन स्कैल्पर्स के थे। नैव का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। फ्यूटक्स के प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल 90 से 10% को उसने अनफेयर बोला। उसके बॉस के साथ उसकी लड़ाइयाँ होने लगी। नैव सामने ही अपने बॉसेस को इंसल्ट कर देता था। ये सब इतना बिगड़ गया कि उनका रिश्ता कभी रिपेयर नहीं हो सकता था। जब नैव को टैक्स अथॉरिटीज़ का नोटिस मिला, उसे लगा ये फ्यूटक्स के बॉस का काम है। नैव फ्यूटक्स छोड़ना चाहता था, लेकिन उसका बॉस उसका पैसा रोके बैठा था। उन्होंने कहा, पहले टैक्स का मैटर सॉल्व करो। नैव ने एक टॉप लॉयर हायर किया। इससे डर के बॉस ने उसका पैसा छोड़ दिया। फ्यूटक्स के कैरियर के दौरान नैव ने $3 मिलियन कमा लिए थे। अब वो फ्यूटक्स से फ्री था, लेकिन उसके पास कोई मेंटोर या गाइड नहीं था। वो एक फ्री पिटबुल बन चुका था। फ्यूटक्स से निकलने के बाद नैव और भी ज़्यादा पैरानॉइड हो गया। तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो अपने आप को मिस्टर जीसस कहता था। मिस्टर जीसस ने नैव को प्रॉमिस किया कि वो उसका पैसा मैनेज करेगा, 30% रिटर्न देगा और टैक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। नैव ने उस पर भरोसा करके काम शुरू कर दिया। 20 नवंबर 2008 के दिन जब S&P ने अपने एक डिकेड के लोवेस्ट लेवल पर क्लोज किया, नैव ने अपने नए ब्रोकर GNI के साथ एक डेस्क रेंट किया। फाइनेंशियल क्राइसिस पीक पे थे। लेमन कोलैप्स के 2 महीने बाद रिपोर्ट्स आई कि US गवर्नमेंट स्टेप करेगी। फ्राइडे सुबह नैव ने फ्यूचर्स बाय करना शुरू किया। एक टर्बुलेंट मॉर्निंग के बाद चीज़ें पिकअप करने लगी। अगले कुछ हफ्तों में मार्केट्स और ज़्यादा रैली करने लगे जब ट्रेजरी ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिटी ग्रुप में डालने की बात की। नैव ने डबल डाउन किया, सोचते हुए कि मार्केट्स और ऊपर जाएगा। उसका नया ब्रोकर नर्वस हो रहा था। ज़्यादा ट्रेडर्स को लगता था कि रिकवरी खत्म हो चुकी है, और चीज़ें तब और ख़राब हो गई जब नैव अपने मार्जिन लिमिट के पास था और उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। ब्रोकर ने उससे फ़ोन किया, लेकिन नैव की माँ ने फ़ोन उठाया और उसे उठाकर चार्ट्स देखने को कहा। वही दिन फेड ने $600 बिलियन का लिक्विडिटी अनाउंसमेंट किया और मार्केट्स एक्सप्लोड कर गए। नैव ने इस ट्रेड में $15 मिलियन कमा लिया। अब उसका नया प्लान रेडी था। जून 2009 को नैव ने अपने ब्रोकर को एक ईमेल भेजा और एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी। उसका गोल क्लियर था, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना जो एल्गोज यानी रोबोट्स को कंफ्यूज करे, लेकिन नैव के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट ना हो। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी कि ऑर्डर्स को ऑटोमेट करना और मार्केट के सिग्नल को डिस्टॉर्ट करना, फेक ऑर्डर्स लगाना जो कभी फिल ना हो, प्राइस के आसपास का मूवमेंट दिखाना लेकिन एक्चुअली ट्रेड ना करना। नैव को पता था कि रोबोट्स के स्पीड को बीट करना मुश्किल है, लेकिन अगर वो उन्हें कंफ्यूज कर देता तो अपने प्राइस पर ट्रेड कर सकता था। पर अगर ऑर्डर्स गलती से फिल हो जाते तो लॉस मिलियंस का होता। नैव ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंटोनियो को हायर किया। एंटोनियो ने नैव के लिए एक खास फीचर बनाया, कैंसिल इफ क्लोज, जो नैव को ऑर्डर्स लगाने और कैंसिल करने की आज़ादी देता था। इस तरह एल्गोस को लगता था कि सप्लाई और डिमांड बदल रही है, लेकिन एंटोनियो के लिए बैक ऑफ द बुक फंक्शनैलिटी बनानी मुश्किल हो रही थी। एंटोनियो ने बोला, मैं इस पर काम करूँगा। कुछ महीने बीत गए, लेकिन इंजीनियर से कोई रिप्लाई नहीं आया। नवंबर में नैव ने फॉलोअप किया और बताया कि जो बना है वो ऑलरेडी काफ़ी यूज़फुल प्रूव हो रहा है। सॉकर मैच कभी कभी खेलने के अलावा वो मोस्टली अपने पेरेंट्स के घर के बेडरूम से ट्रेडिंग करता था।
पिछले दिन उसने $4,35,000 कमाए थे, जो उसके पेरेंट्स के घर की वैल्यू से ज़्यादा था। अर्ली कैरियर में उसने डिसाइड किया कि अपने फाइनेंसेस के बारे में दोस्तों और फैमिली से बात नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता था कि लोग उसके साथ डिफरेंटली बिहेव ना करें। 2009 के मिड से अप्रैल 2010 तक ग्लोबल स्टॉक मार्केट अपने नीचे से ऊपर आ गया था, पर यूरोप में कुछ कंट्रीज अपने कर्ज से लड़ रहे थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्रीस था, जो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था। 2 मई को ईयू ने $1.45 बिलियन का हेल्प अनाउंस किया और 4 मई को लोग प्रोटेस्ट करने लगे। ईयू में पैनिक बढ़ गया था और बड़े फाइनेंशियल प्लेयर्स अपने पैसे वहां से निकालकर गोल्ड और मेटल्स में इन्वेस्ट करने लगे। 6 मई को 3:20 पर नैब ने अपना ट्रेडिंग सिस्टम ऑन किया और एक स्पेशल फीचर कैंसिल इफ क्लोज एक्टिवेट किया। उसने $120 मिलियन के फेक ऑर्डर्स प्लेस किए। ये ऑर्डर्स मार्केट में कंफ्यूज करने के लिए थे। अगले 6 मिनट्स में वो ऑर्डर्स 604 बार कैंसिल और रीओपन हुए। 5:17 पर नैब ने अपने ऑटो ट्रेड को 2 घंटे के लिए एक्टिवेट किया। उसके 6 सेल ऑर्डर्स अब $200 मिलियन के हो गए थे। आखिरी 2 घंटे में उसने $3.4 बिलियन का ट्रेडिंग किया और $8,80,000 का प्रॉफिट कमाया। ये उसके लिए एक बड़ा सक्सेस था। 1 मिनट के बाद जब नैब का ट्रेडिंग प्रोग्राम बंद हुआ, मार्केट गिरना शुरू हो गया। ई-मिनी की वैल्यू सिर्फ 4 मिनट्स में 5% कम हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मार्केट एक क्लिफ से गिर रहा हो। S&P 500 और बाकी शेयर्स भी नीचे गिरते चले गए। पैनिक इतना बढ़ गया कि 1:45 पर सिस्टम ने ऑटोमेटिक पॉज लगा दिया और ट्रेडिंग 5 मिनट्स के लिए फ्रीज हो गई। पॉज के बाद मार्केट एकदम से लाइटनिंग स्पीड से ऊपर आया, जो किसी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं था। गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स कंफ्यूज थे कि ये सब कैसे हुआ। वॉल स्ट्रीट ने ब्लेम ट्रेडिंग ग्लिचेस और बिग फार्म्स पर डाल दिया, जिनसे ट्रिलियंस की वैल्यू गायब हो गई। इस सब के बीच नैब अपने एल्गो बेटर बनाता रहा। 2012 तक उसका सॉफ्टवेयर उसके हर डिज़ायर्ड फीचर पर काम कर रहा था। उसने नई ब्रोकर कंपनी RJ O'Brien के साथ काम शुरू किया, क्योंकि उसका पुराना ब्रोकर बैंकरप्ट हो चुका था। नैब का पार्टनर जीसेस उसे नए बिजनेस आइडियाज़ देता रहा, ऑफशोर अकाउंट सेट करता रहा और गेमिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सजेशन दिया। तभी रेगुलेटर्स ने फ्लैश क्रैश को रिक्रिएट किया और समझा कि कोई स्पूफिंग कर रहा था, यानी फेक ऑर्डर्स लगाकर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा था। 21 अप्रैल 2015 को US और UK की पुलिस ने नैब को अरेस्ट कर लिया। नैब की लाइफ एकदम बिखर गई। टैक्स का प्रेशर, इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट और लीगल प्रॉब्लम्स ने उसकी ज़िंदगी और कॉम्प्लिकेटेड कर दी। जेल में नैब का मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगा और उसका ऑटिज्म की वजह से उसे और स्ट्रगल करना पड़ा। नैब के लॉयर्स उसके ऑफशोर अकाउंट से $5 मिलियन बेल कलेक्ट करने लगे, पर तब पता चला कि जीसस एक फ्रॉडर था। वो एक पिरामिड स्कीम चला रहा था। नैब के पास कुछ भी नहीं बचा था। कोर्ट में नैब के लास्ट वर्ड्स थे, मैंने अपनी पूरी लाइफ खुशी ढूंढने में लगा दी, जो बस एक झूठ था। जो सोसाइटी ने बोला कि खुशी देगा, मैंने वो सब किया। जब वो नहीं मिला तो समझ नहीं आया क्या करूं। रिसर्च के बाद एक इकोनॉमिस्ट ने प्रूव किया कि नैब का फ्लैश क्रैश पे इम्पैक्ट सिर्फ 0.3% था, जो बहुत छोटा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी नैब की। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही ट्रेडिंग और बिजनेस स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।